चैप्टर नंबर 2 राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी का पेज नंबर 31 तक कर लिया था, जिसके अंदर हमने पार्ट 3 के सारे फंडामेंटल राइट्स क्लब करके एक साथ पढ़े थे। आज हम राइट टू इक्वालिटी को एक्सप्लेन करेंगे। सारे जो राइट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप उनका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उसका मीनिंग पढ़ेंगे, जहाँ से आपको इलाबोरेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम राइट टू इक्वालिटी पढ़ेंगे कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें एनकम्पास होती हैं, क्या क्या चीजें राइट टू इक्वालिटी के अंदर आती हैं। सो हम पेज नंबर 32 सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी। और जो तो ये पेज नंबर 32 के जो 2 पैराग्राफ्स हैं इनको आप पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन राइट टू इक्वालिटी, तो आपको पॉइंट फॉर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा राइट टू इक्वालिटी ट्राई टू डू अवे with all the discrimination. It provide equal access to public places like shops, hotel, places of entertainment, bathing guards and places of worship. तो सबसे पहला आपको जो हक मिलता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर कि आपके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपको पब्लिक प्लेसेस के अंदर कोई ये कह के मना नहीं कर सकता कि तुम लड़के हो तुम नहीं जाओगे, तुम लड़की हो तुम नहीं जाओगी, या तुम्हारी कास्ट ये है, या तुम्हारा रंग ये है, तुम्हारा धर्म ये है, इसलिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। आपको जो है आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा पब्लिक प्लेसेस के अंदर। नाउ इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस चल रहा है केरला का, आपका सबरीमल्ला केस। सबरीमल्ला एक मंदिर है विच इज मोर डिवोटेड टू शिव, सॉरी शनि मंदिर, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेंट, शनि मंदिर के अंदर जो है मेन को एंटर नहीं करने दिया जाता, इट्स ओपन फॉर मेन ओनली। तो इसके ऊपर राइट टू इक्वालिटी का बहुत बड़ा केस हो गया कि आप कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एंड आप हम विमेन को नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये केस काफी चला, कोर्ट ऑफ आपका जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस गया एंड उसका वर्डिक्ट यही आया कि राइट टू इक्वालिटी के अंडर आप पब्लिक प्लेस में मना नहीं कर सकते, तो विमेन के लिए भी उस टेम्पल के डोर ओपन किए गए हैं। सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द पब्लिक प्लेसेस के बाद आपका सेकंड पॉइंट ये बनता है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एक्सेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये तो हो गया। इट ऑल्सो प्रोहिबिट एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट। किसी को धर्म के बेस पे, आपके जो है जेंडर के बेसिस पे मना नहीं करेंगे कि भाई तू मुसलमान है तो तेरे को नौकरी नहीं देंगे और तू हिंदू है तो तेरे को नौकरी देंगे। लड़की है, लड़की तो शादी कर लेगी इसलिए नौकरी मत दो, लड़का है लड़का ज़्यादा टाइम तक टिक जाएगा इसको नौकरी दे दो। इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। अगर आप इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हुए किसी एक इंसान को नौकरी दे रहे हो और दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है आप इक्वलिटी फॉलो नहीं कर रहे हो, आपके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर थर्ड पॉइंट आता है अनटचेबिलिटी को इन्होंने बैन करवा दिया। तो हमारे देश के अंदर ये छूत अछूत ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता था कि तू इस कास्ट का है, तेरे टच करा हुए ग्लास को हम नहीं टच करेंगे। इवन कई फैमिलीज में आज भी प्रैक्टिस होती है चीजें कि मेड ने जिस बर्तन में पानी पी लिया उस बर्तन को छुएंगे नहीं, उस बर्तन में कोई और पानी नहीं पिएगा, इस तरह से भी चीजें होती हैं। तो अनटचेबिलिटी इंडिया के अंदर बहुत प्रिवलेंट रही है। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए इसको भी टोटली बैन कर दिया गया। फोर्थ जो राइट दिया गया राइट टू इक्वालिटी के अंदर कि कोई भी इंसान अपने नाम के साथ कोई टाइटल नहीं लगाएगा। श्री श्री 108 पूनम पोद्दार, मैं अपना नाम ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, आई एम पूनम पोद्दार। हाँ मैंने पढ़ाई की फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में कुछ बहुत अच्छा कर रखा हो, पीएचडी कर रखी हो, तो मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग सकता है। तो अगर मैं एकेडमिक फील्ड में बहुत स्ट्रांग रही हूँ या फिर मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से रही हूँ, मैं कर्नल रही हूँ, मैं आपका ब्रिगेडियर रही हूँ, तो मैं अपने नाम के साथ ये टाइटल लगा सकती हूँ। अदरवाइज मुझे किसी तरीके का टाइटल लगाना अलाउड नहीं है। ये आपका हो गया फोर्थ राइट। तो इस तरह से जो है हर किसी का इक्वालिटी दी जाती है और सेंस ऑफ डिग्निटी हर इंसान को दी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्सेप्शन है राइट टू इक्वालिटी की, जहाँ हम कह रहे हैं कि हर बंदे को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि हमारा देश जो है, हमारे देश को अलाउड है कि वो जो है आपका बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशली ऑप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल रिजर्वेशन बना सकता है एजुकेशन एंड जॉब्स के अंदर। तो कॉलेज के एडमिशन एंड जॉब्स के लिए जो SC STs हैं उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगी। तो नाउ अब सबसे बड़ा सवाल आता है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप तो कह रहे हो राइट टू इक्वालिटी होगी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेंगे, किसी को अंडर प्रिविलेज नहीं रखा जाएगा, तो आप यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? ये रिजर्वेशन तो ठीक चीज नहीं है।
तो पेज नंबर 33 फोर्थ लाइन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ये लाइन लिखी है कि हमारे देश की सरकार इम्प्लीमेंट करेगी स्पेशल स्कीम्स एंड मेजर्स फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन। हमारा देश ऐसी स्कीम्स बनाएगा, ऐसी चीज़ें पॉलिसीज लेकर आएगा जिससे बच्चों का, वुमेन का, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों का भला हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। तो उसकी इसलिए उन्होंने जो है रिजर्वेशन एंड जॉब्स एंड एडमिशंस दिए हैं। तो कई लोगों ने क्वेश्चन करा, इट इज अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। आप तो इक्वालिटी में कहते हो कि किसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं करना, सबके लिए एक बराबर रखना है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हमारा आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 बहुत क्लियरली बोलता है कि हम रिजर्वेशन देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये जो वुमेन है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं, इनके साथ पास्ट में बहुत बुरी चीजें हो चुकी हैं, इनको बहुत दबाया गया है, इन्हें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, इन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। तो इनको इक्वल लेवल पे लाने के लिए हमें इनको थोड़ा सा पुश देना होगा, हमें इनको थोड़ा सा स्पेशल रिजर्वेशन देना होगा। जब ये हमारे साथ इक्वल लेवल पे जनरल कोटा के आ जाएंगे तब ये रिजर्वेशन हटा दी जाएंगी, बट आज तक वो रिजर्वेशन हटी नहीं है। तो नेक्स्ट आपको एक बॉक्स दे रखा है, यू आर द। तो आपके आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग केस दिया हुआ है। सबसे पहले आपको अज्यूम करना है आप जज हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के जज हो। आपको एक लेटर आता है, उस पोस्ट कार्ड में, लेटर में लिखा होता है, खांडी बाबू बंधु नाम के बंदे ने आपको भेजा होता है। वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उड़ीसा के। एंड उसके यहाँ पे उसके एरिया में कस्टम है कि जो दलित कम्युनिटी है, जो SC ST कम्युनिटी है, वो जो है हायर कास्ट, अपर सो कॉल्ड अपर कास्ट वालों के यहाँ पे अगर शादी होती है तो उनके पैर धोने का काम करेंगे, उनके बच्चे झूठे बर्तन धोने का काम करेंगे। तो हर काम जो कि मीनियल होता है, विच इज नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी वर्क, वो सारा काम वो करेंगे। वो खाना नहीं बनाएंगे पर झूठे बर्तन मांजेंगे, ठीक है, पैर धोएंगे, ठीक है, गंदगी साफ करेंगे सारी वहां पे अगर कोई है तो ये सारा काम करेंगे। तो जो हांडी बंधु था, ये खुद दलित कम्युनिटी का था और इसके बच्चे पढ़े लिखे थे। तो इनको फोर्स किया गया कि आप भी ये करो, तो बच्चों ने मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो इसके बदले क्या करा गया, उसकी कम्युनिटी की 4 औरतों को लेके उठा लिया गया, अपर कास्ट लोगों ने उठाया, उनको बहुत मारा और उनको नेकेड परेड कराया पूरे के पूरे गांव में, सॉरी बुलवाने के लिए कि देखो हमने कितना गलत काम करा, हमने अपर कास्ट वालों की बात नहीं मानी तो हमारे साथ ये हो गया। तो इस बारे में वो हांडी बंधु जो है वो लिखता है आपका जज को, आप लोग जज हो। तो इस केस के अंदर बताओ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। राइट्स क्लियरली हो रहा है। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ऑर्डर्स इशू करोगे कि ये चीज वहीं की वहीं स्टॉप हो और जिसने गलत काम करा है उसको पनिशमेंट मिले, ठीक है। अब हम आर्टिकल नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आर्टिकल 21 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ हो जाए, हमारे जीने का हक कोई भी नहीं ले सकता, हम खुद भी नहीं ले सकते। इसलिए सुसाइड भी एक इलीगल थिंग है। सुसाइड के लिए भी आपको पनिशमेंट मिलती है अगर आप सुसाइड की ट्राई करते हो तो। किसी का जीने का हक चाहे कितनी इमरजेंसी हो जाए आप नहीं ले सकते। जीने का हक और आपकी पर्सनल आज़ादी कोई नहीं ले सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कानून में तरीके लिखे हुए हैं कि किस बेसिस पे आपकी लाइफ ली जा सकती है। वो होती है सजाए मौत। और सजाए मौत कब मिलती है, जब आप कोई ऐसा हीनियस क्राइम करते हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, जो कि टोटली इलीगल है। जैसे कि आपने एक निर्भया के रेप केस सुना होगा, बहुत पहले हुआ था, 2012 में हुआ था आई गेस। निर्भया रेप केस, उसमें एक लड़की के साथ बहुत ही गलत तरीके से रेप करके उसको मार दिया गया, तो उसकी कंडीशन ऐसी कर दी गई कि वो मर गए। तो दैट वाज अ हीनियस क्राइम, उसके लिए सजाए मौत दी गई। आपने जो है ताजमहल के ऊपर, ताजमहल जो होटल है मुंबई के, उसके ऊपर अटैक के बारे में सुना था कि क्या नाम था उसका, कसाब, अजमल कसाब। उसने पाकिस्तान से आके बहुत अटैक करा, काफी लोगों को मारा, दैट वाज अ हीनियस क्राइम। उसके लिए सजाए मौत दी, ठीक है। तो हमारा जो लॉ है उसमें क्लियरली स्टैब्लिश है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि आपको सजाए मौत दी जाए, उसके अलावा कोई भी आपकी लाइफ नहीं ले सकता। दैट इज आर्टिकल 21, ये हमारा फ्रीडम का पार्ट बनता है। इसके अलावा भी हमारे राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आता है ये सब हम रीड। तो नेक्स्ट हमारे को मिलता है फ्रीडम। पहले हमने पढ़ा इक्वालिटी, अब हम आते हैं फ्रीडम पे। तो फ्रीडम और इक्वालिटी, एक इंसान को अपनी डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए आज़ादी भी चाहिए और बराबरी भी चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से एक भी चीज़ कम होगी तो उसकी लाइफ मीनिंगफुल नहीं रहेगी, उसकी लाइफ में कुछ कमी रहेगी। नाउ हेयर फ्रीडम मीन्स लिबर्टी, एंड लिबर्टी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों का फ्रीडम मिलता है, थॉट्स, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसे क्या कह रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपके एक्शंस क्या हैं,
उन सब चीज़ों की आपको आज़ादी मिलती है। बट इस आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी करो, ठीक है। हर किसी को अगर मैं हर चीज़ की आज़ादी दे दूंगी तो chaos क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, एंड अपनी आज़ादी को इस तरह से एंजॉय करो कि दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी एक आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ पे दूसरे की नाक शुरू होती है या दूसरे के हक शुरू होते हैं, ठीक है। सो आपको अपने हक एंजॉय करने हैं, बट उस हक को एंजॉय करने में आपने किसी और का नुकसान नहीं करना है। तो इसके अंदर हम यही बोलते हैं कि राइट टू फ्रीडम इज डज हैव सम रिस्ट्रिक्शंस। अब हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हम आगे पढ़ेंगे। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट राइट, एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एनकम्पास होती हैं। तो सबसे पहले हमने यही बोला था कि राइट टू लाइफ में किसी भी इंसान का जीने का हक आप नहीं छीन सकते, एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश अंडर द लॉ। कानून में लिखा हुआ है किस तरह से उनको सजाए मौत दे सकते हैं, इसके अलावा आप किसी बंदे की लाइफ, किसी इंसान की लाइफ नहीं ले सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि आप किसी को बिना कोई कारण बताए अरेस्ट नहीं कर सकते। यू शुड गिव द रीजन व्हाई वी आर अरेस्टिंग यू, द पुलिस इज अरेस्टिंग यू। सो विदाउट गिविंग द रीजन, विदाउट गिविंग द ग्राउंड्स, यू कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन। एंड अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो उस इंसान को पूरा पूरा हक है उसी वक्त अपने एक लॉयर को हायर करने का, अपने लॉयर से बात करने का। आप उसका राइट टू हायर अ लॉयर ये आप नहीं ले सकते हो। जैसे ही वो आप पुलिस वाले हो और आप किसी बंदे को लेके जा रहे हो, किसी पर्सन को पकड़ के लेके जा रहे हो, गिविंग हिम द रीजन कि हम आपको इस कारण लेके जा रहे हैं, उस पर्सन को पूरा पूरा हक है कि वो कह सकता है कि मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। आप उसका ये हक नहीं ले सकते हो। और जब आप उसको जुडिशियल कस्टडी में लेके चले गए, आप उसे जेल में लेके चले गए, नाउ इट इज द पुलिस का ड्यूटी टू रिप्रेजेंट दैट एक्यूज विद इन 24 आवर्स बिफोर द मजिस्ट्रेट। जज के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको बंदे को उस एक्यूज को प्रेजेंट करना है, और जज डिसाइड करेगा। जज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, जज इज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, पुलिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी विल डिसाइड वेदर आपने जिस बेसिस पे इस इंसान को कैद किया है, इसको अरेस्ट किया है, क्या वो बेसिस सही है कि नहीं। अगर वो बेसिस सही नहीं होगा तो उस इंसान को छोड़ दिया जाएगा। इतना समझ में आया। ये था आपका सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है किसी की लाइफ आप ले नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट है अगर आप किसी को एक्यूज को पकड़ रहे हो, जेल में डाल रहे हो, तो विदाउट कारण आप नहीं डाल सकते। एंड उसको अगर आपने कारण बता दिया तो उस बंदे को ये भी हक है कि वो अपना लॉयर हायर कर सकता है। प्लस विद इन 24 आवर आपको उसको जज के सामने प्रेजेंट करना होगा। जज डिसाइड करेगा कि ये केस बनता भी है कि नहीं बनता। और नाउ थर्ड पॉइंट इज राइट टू शेल्टर। राइट टू लाइफ के अंदर सिर्फ ये जीना मरना जेल वेल ये चीजें नहीं है, इसके अलावा राइट टू शेल्टर आता है। राइट टू शेल्टर क्या कहता है, जितने भी बेसहारा गरीब लोग हैं, चाहे वो आपका बूढ़े हों, जवान हों, औरतें हों, बच्चे हों, अगर उनके सिर पे छत नहीं है रहने के लिए तो उनको राइट टू शेल्टर है। उनको सरकार जगह देगी सोने के लिए, जिसके लिए रैन बसेरा, दिल्ली में काफी जगह रैन बसेराज बनाए गए हैं जहाँ पे आप जाके सो सकते हो। सिर पे आपके प्रोटेक्शन रहेगी कि आपके लिए राइट टू शेल्टर है। ये राइट टू शेल्टर क्यों दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि अगर सिर पर छत नहीं होगी तो इनका एक्सीडेंट हो सकता है, बारिश धूप गर्मी इन सब चीज़ों से ये मर सकते हैं। तो इनकी ज़िंदगी को ठीक चलाने के लिए इनको राइट टू शेल्टर देना ज़रूरी है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड क्या कहता है कि आप किसी इंसान को कोई लीगल काम करने से नहीं रोक सकते हो। आप किसी रेडी वाले को नहीं कह सकते कि तू यहाँ रेडी नहीं लगाएगा, ठीक है। किसी स्ट्रीट वेंडर को नहीं कह सकते कि तू ये चीज़ नहीं बेचेगा। क्यों, ये भी उसका पार्ट ऑफ लाइफ है, उसका राइट टू लाइफ का पार्ट है। अगर वो कमाएगा नहीं तो वो जिएगा कैसे। तो उसकी ज़िंदगी को चलाने के लिए, उसके राइट टू लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए राइट टू लाइवलीहुड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट्स उन्होंने जो है फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर उन्होंने ऐड किए हैं। ओके, सो प्रिवेंटिव डिटेशन, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन। बोर्ड्स कैन यू टीचर्स का फेवरेट होता है हर स्कूल के। तो आपको ये टॉपिक ज़रूर करके जाना है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो मैंने अभी अभी आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में बताया था कि आप जो है किसी इंसान को ये बताए बिना कि हम तेरे को क्यों जेल में डाल रहे हैं, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। प्लस हम इंसान को जेल में, किसी भी एक्यूज को जेल में डालते ही कब है, जब उसने कोई क्राइम कर दिया हो, राइट। तो किसी क्राइम के होने के बाद ही हम एक्शन लेते हैं, पुलिस एक्शन लेती है और एक्यूज को जेल में डालती है। बट देयर आर सर्टन केसेस, देयर आर सर्टन सेक्शंस जहाँ पे कोई क्राइम होने से पहले ही आप उस इंसान को एप्रीहेंशन की वजह से, आपको शक है कि ये इंसान कुछ थ्रेटफुल कर सकता है, कुछ डेंजर काम कर सकता है,
आप उसको वो काम से रोकने के लिए उसको जो है गुनाह होने से पहले ही जेल में डाल देते हो। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। कुछ गलत होने को प्रिवेंट करने के लिए हमने डिटेन कर लिया किसी बंदे को। मुझे लगता है कि XYZ करके एक बंदा है, पर्सन एक्स है, वो जाके बॉम्ब फोड़ सकता है किसी एरिया में, तो मैं उस बॉम्ब को नहीं फूटने देना चाहती हूँ, मैं पुलिस हूँ, तो मैंने उसको बॉम्ब फोड़ने से पहले ही उसको जेल में डाल दिया। इसके ऊपर ये क्वेश्चन उठता है, क्या वो सच में बॉम्ब फोड़ने वाला था भी कि नहीं था? तो ऐसे केस में जहाँ पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हो, 3 महीने तक आप एक इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर जेल में रख सकते हो। 3 महीने बाद उसको एडवाइजरी बोर्ड के सामने लेके जाया जाएगा एंड देन डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये काम सही में होने वाला था या नहीं होने वाला था, या हम इसको फर्दर कंटिन्यू जेल में रखें कि नहीं रखें। अगर हमें कोई भी शक या हमें कोई भी लीड ऐसी मिलती है जिससे हमें लगता है कि नहीं ये सच में क्राइम करने वाला था और ये बाहर निकलेगा तो ये फिर से थ्रेट बन जाएगा, तो इसको हम जेल में डाल देंगे। बट अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं इसके ऊपर कोई थ्रेट नहीं बन रहा है, कुछ हमें लिंक नहीं मिला है, तो हमें इसको छोड़ना होगा। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटी को रोकने के लिए एप्रीहेंशन के बेसिस पे, शक के बिना पे आप किसी इंसान को जेल में डालते हो। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि अरे कुछ क्राइम होने से पहले ही रुक गया, हमने जो है कितने सक्सेसफुल काम कर लिया कि हमने जो है किसी गुनहगार को पहले से ही पकड़ लिया, गुनाह होने से पहले ही। ऐसे तो गुनाह होगा ही नहीं, बट इसका बहुत मिसयूज करा जा रहा है। इसका एक बहुत अच्छा फेमस एग्जाम्पल है, जैसे एक गुजरात का पुलिसमैन था, उसकी बेटी का अफेयर हो गया था एक लड़के से। ठीक है, तो वो दोनों मिल रहे थे या वट, तो पुलिस वाले ने बदला लेने के लिए या गुस्से में आके उस लड़के के ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया कि ये एक टेररिस्ट है, ये टेरर अटैक करने जा रहा था, ये प्लान कर रहा था, और ये प्लान करता या अटैक करता उससे पहले ही मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर इसको जेल में कर दिया। 3 महीने उसको जेल में रखा, बहुत मारा उसकी, ऑलमोस्ट मार मार के उसकी हालत खराब कर दी, ही वाज ऑलमोस्ट डाइड या जो भी था, मतलब उसकी बैंड बजा दी उस लड़के की, और नाम क्या दे दिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मिसयूज करते हैं इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो लोग काफ़ी इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेने चाहिए और बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस आधार पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा रहे हो। ये टॉपिक क्लियर हुआ? नाउ दिस पैराग्राफ कैन अगेन कम फॉर 2 to 3 मार्क्स, जिसके अंदर सवाल ये होगा, क्या हमारे राइट्स एब्सोल्यूट होते हैं या नहीं? आर द राइट्स, आर द फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट और नॉट? तो इसका जवाब आप दोगे नो, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है कि ये हक आपसे कभी भी नहीं छीने जा सकते, तो आंसर है नो, ये हक हमसे छीने जा सकते ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो इसके अंदर हर राइट के साथ, हर फ्रीडम, हर राइट के साथ या हर हक के साथ आपके साथ क्या क्या रोक लगाई गई है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो हम पढ़ेंगे। ये आपको पेपर में आ सकता है 2 से 3 मार्क, जिसमें आपको ये एग्जाम्पल भी कोट करने होंगे जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें लिबर्टी के अंदर कुछ भी बोलने का, कुछ भी एक्सप्रेस करने का, करने का हक दिया गया था। बट इसके ऊपर ये रोक टोक लगाई गई है, इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, दैट इज अगेंस्ट पीस और दैट इज अगेंस्ट मोरालिटी। आप कुछ भी अपशब्द नहीं बोलेंगे, आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे लोग भड़कें, जिससे पब्लिक ऑर्डर में, पब्लिक ऑर्डर मतलब कि जो पीस है, जो लोग शांति से रह रहे हैं, उस चीज के अंदर प्रोवोकेशन आके लड़ाई दंगे मच जाए, विच इज मॉरली रॉन्ग, कि वुमेन को ऐसा नहीं करना चाहिए, वुमेन ऐसे करती है तो रेप होते हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। This is something very provoking. This is against morality. You're using something very wrong. You're saying something very wrong. So आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर सबसे पहले ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगती है। सेकेंड, आपको फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली को दिया गया है, जिसके अंदर लोग जो है शांति से इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कि गुरुद्वारे में आपकी चौकियां हो रही होती है, जागरण हो रहे होते हैं, लोग पीसफुली बैठे होते हैं या फिर कोई गलत काम नहीं कर रहे होते। इसके ऊपर अब क्या रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आप पीसफुली असेंबल तो हो सकते हो, बट आप कोई आर्म्स, कोई गोली, कोई चाकू, किसी भी तरीके का वेपन, ये सब चीज लेके इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि इससे खतरा बढ़ सकता है, अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकता है। थर्ड आपका है, इमरजेंसी के टाइम पे भी हमारी सरकार जो है पीसफुल असेंबल को मना कर देती है, कि जहाँ पे 4 या 5 लोग इकट्ठे होंगे, 5 या उससे ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं करा जाएगा। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो उनको उठा के जेल में डाल दो। तो आपने भी फेमस जो है पंचकुला में हुआ था राम रहीम के ऊपर केस, राम रहीम का आपने नाम सुना होगा। ही वॉज गुरु, जो भी आपका रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु था, एंड उसके ऊपर बहुत सारे रेप के केसेस हुए, काफी उसके ऊपर केसेस गलत गलत चीजों के लगे, जिसके अंदर उसने काफी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रखी थी और काफी गलत काम कर रखे थे।
नाउ उसके ऊपर जो है पंचकुला की जो कोर्ट थी वहां पे उसके ऊपर वर्डिक्ट आया जिसके अंदर उसको जेल में डाल दिया गया। अब जो है गवर्नमेंट को पता था, स्टेट गवर्नमेंट को भी पता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता था कि जैसे ही वर्डिक्ट आएगा उसके जो वो है डिसाइपल्स हैं, उसके जो वो शिष्य हैं, वो पागल हो जाएंगे, वो दंगे मचाएंगे, वो लड़ाइयाँ कर सकते हैं, वो लोगों के घर तोड़ सकते हैं, काफी ज्यादा मार पिटाई कर सकते हैं। तो इस चीज लिए वहां पे ऑलरेडी उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी एंड असेंबली को मना कर दिया गया था। असेंबली का मतलब है कि 5 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठे खड़े होने से बिल्कुल मना कर दिया गया था कि जहां पे हमें 5 या उससे ज्यादा लोग दिख गए हम उठा के जेल में डाल देंगे। तो मैक्सिमम 4 पीपल वर अलाउड टू स्टैंड टुगेदर, दैट टू विदाउट आर्म्स। ठीक है। सो ये भी चीज आपकी आपके राइट्स को कम कर देती है, खत्म कर देती है कि आप इकट्ठे ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते हो। एंड इस राइट्स का सरकार ने कई बार गलत यूज भी करा है, जो कि इंदिरा गांधी एरा के अंदर बहुत ज्यादा देखा गया था ड्यूरिंग 1974 एंड देन आपका 1984। इस टाइम पे बहुत ज्यादा देखा गया था कि इंदिरा गांधी ने अपनी चीजें मनवाने के लिए बहुत बार इमरजेंसी लगा दी एंड उसके अगेंस्ट जितने मिनिस्टर्स बोल रहे थे, जैसे बीजेपी वगैरह के मिनिस्टर्स जो कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहे थे, उन सबको इमरजेंसी के टाइम पे उठा उठा के जेल में डाल दिया गया कि मेरे अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। तो ये आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कई बार मिसयूज भी कर लेती है गवर्नमेंट। तो इस चीज़ के लिए आपको विजिलेंट होना होगा, बहुत समझदार होना होगा एज अ सिटीजन ऑल्सो कि क्या सही है और क्या गलत है। असेंबली में भी जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो बहुत सारे मंत्रियों ने ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसके अगेंस्ट डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दी, बट कहीं ना कहीं यही बोला गया कि अगर हम लोगों को हक दे देंगे और उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे तो वो लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अब हम एक बॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है। सो आपको ये जो बॉक्सेस हैं ये मैं जो पढ़ा रही हूँ, जो लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं, ऐसे आपको 2 से 3 बॉक्सेस आएंगे 5 मार्क करके। ठीक है। और आपको जो नीचे नाम लिखा होता है सोमनाथ लहरी, ये नाम हट जाएगा। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि ये पैराग्राफ लिख के दे देंगे और पूछेंगे ये पैराग्राफ किसने लिखा है। तो आपको बताना होगा ये पैराग्राफ लिखा है सोमनाथ लहरी ने, ये बातें किसने बोली है, ये लिखी है सोमनाथ लहरी ने। दूसरी चीज बोली जाएगी इसकी, इस पैराग्राफ में किस चीज के ऊपर डिबेट या डिस्कशन हो रही है, क्यों फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। ये हम जो हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा एब्सोल्यूट नहीं होते हमारे फंडामेंटल राइट, ये उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसके अंदर सोमनाथ लहरी यही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ये पुलिस कांस्टेबल ने लिखे हैं। हर हक के साथ कुछ ना कुछ इन्होंने प्रोविजन डाल दिया कि इसके ऊपर ये हक तो है पर इसके ऊपर ये रोक टोक लग जाएगी, ये वाला राइट तो है पर इसके ऊपर ये रोक टोक लग जाएगी। तो एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स मिले ही क्या, ये तो आपने आइडिया जो था फंडामेंटल राइट्स का ये खत्म ही कर दिया एक तरह से, क्योंकि हर हक के साथ आपने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन दी है। तो आपको ये याद रखना है कि लाइंस किसके द्वारा बोली गई हैं, सोमनाथ लहरी, एंड ही इज अगेंस्ट द restriction put on the fundamental rights which are given to the citizen of India in our country. Now the rights of accused, अगर किसी इंसान को आप जेल के पीछे डाल रहे हो या पुटिंग अ पर्सन बिहाइंड द बार, या डिटेनिंग अ पर्सन, तो उसको क्या क्या हक होते हैं ये हम पढ़ेंगे। ये आपको आगे भी फर्दर जो है सीनियर क्लासेस में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, कोई लॉ के लिए जाएगा, कोई अलग अलग फील्ड्स के लिए जाएगा, तो जहाँ पे पॉलिटिक्स की बात आएगी, पॉलिटिकल का आपका सेक्शन होगा, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। सिफत। सो राइट ऑफ एक्यूज्ड, एक इंसान जो एक्यूज्ड है जिसके ऊपर केस चल रहा है, उसको हमने हक दिए ही क्यों है। सबसे पहले हमारा स्टेट ऑफ माइंड का प्रॉब्लम है। हम क्या सोचते हैं, जिस बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया वो तो है ही गुनहगार, उसमें वो है ही पक्का क्रिमिनल। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच का बैरियर है। हर इंसान जो पकड़ा जाता है जरूरी नहीं है वो क्रिमिनल हो। जब तक कोर्ट में प्रूव ना हो जाए वो क्रिमिनल है, और तब तक वो क्रिमिनल नहीं होता, तब तक वो सिर्फ एक्यूज होता है, उसके ऊपर शक होता है कि इसने गुनाह किया है, जरूरी नहीं है कि वो गुनाहगार है। तो उस इंसान के साथ भी हमें इक्वल ट्रीटमेंट, उसके उसके हक ना छीनना, उसको कुछ प्रोटेक्शन देना हमारी ड्यूटी बन जाती है, ताकि वो डिग्निफाइड वे में अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सके जब तक वो केस चल रहा है। तो ऐसे रहते हुए हमने एक इंसान को जो एक्यूज है उसको कुछ हक दिए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर 3 मेजर चीजें हैं। फर्स्ट, कोई भी इंसान को सेम ऑफेंस के लिए दोबारा दोबारा पनिश नहीं करा जाएगा। अगर मैंने किसी का मर्डर करा है और मुझे कोर्ट ने 7 साल की सजा दे दी है कि तुम्हें जेल में रहना है 7 साल, 7 साल बाद जब मैं जेल से निकल रही हूँ दोबारा से मुझे पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी कि तूने 7 साल पहले मर्डर किया था, चल तेरा दोबारा केस करते हैं, नहीं। तो सेम ऑफेंस की डबल डबल सजा नहीं होगी। सेकेंड चीज, नो नो लॉ शेल डिक्लेयर एनी एक्शन इलीगल फ्रॉम बैकडेट। इलीगल फ्रॉम बैकडेट का क्या मतलब है, अगर आज की डेट में गाड़ी की स्पीड, अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ मैक्सिमम स्पीड 40 है, ठीक है, बट 5 साल पहले या 3 साल पहले मैक्सिमम स्पीड जो थी 50 थी, क्या आज जो है
हाँ 40 है और मैक्सिमम स्पीड तब 50 थी, तो मैं 50 पे चला रही थी, तो कोई मुझे उठा के ये नहीं लेके जाएगा जेल में डालने के लिए कि तूने तो है 5 साल पहले 50 की स्पीड पे चढ़ाई थी और अब 50 पे चलाना इलीगल है, तो तूने 50 पे तब चलाई थी इसलिए हम तेरे को जेल में डाल रहे हैं। ठीक है। जैसे कि अभी जो है गे राइट्स, अभी तो क्या हो गया, वो अलाउ हो गया गे राइट्स। ठीक है, अभी जो है आपका सेक्शन जो था, आई फॉरगॉट द नेम, सेक्शन 337 था या क्या था, आई फॉरगॉट कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर गे लेस्बियंस को राइट नहीं मिलते थे, तो उसके ऊपर इनका जो है सेम सेक्स रिलेशनशिप वर नॉट अलाउड, उसको इस साल से अलाउ कर दिया गया है, उससे पहले नहीं था, उससे पहले था। तो जिस टाइम पीरियड के अंदर वो अलाउ नहीं था, और पहले अगर हमें पता है कि उस टाइम पीरियड से पहले अगर कोई गे कपल था या लेस्बियन कपल थे, तो उनको उठा के आप जेल में नहीं डाल दोगे कि तुम पहले थे, हमें पता था तुम्हारे बारे में और अब वो इलीगल हो गया तो हम तुम्हें जेल में डाल लेके जा रहे हैं, तो अब बैक डेट से जाके कोई भी चीज अप्लाई नहीं करोगे। क्या ये चीज क्लियर है, कोई डाउट? थर्ड पॉइंट है, नो पर्सन कैन बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आप किसी इंसान को फोर्स करके, यू एज अ पुलिस, यू कैन नॉट फोर्स अ पर्सन टू गिव गवाही अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, अगर पुलिस ने मार पीट के उससे गवाही लिखवा भी दी, या उस बंदे ने वैसे भी गवाही लिख दी कि हाँ मैंने गुनाह किया है, पर जज के सामने अगर जाके वो पलट गया कि नहीं मैंने गुनाह नहीं करा, तो जज के सामने बोली हुई बात मानी जाएगी कि मतलब इसने पुलिस के सामने वाली बात को, अगर किसी गुनहगार ने अपना गुनाह पुलिस के आगे कबूल करा है तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, उसको कोर्ट के आगे भी अप्रूव करना होगा और वो मानना होगा कि हाँ मैंने गुनाह किया है। क्यों ऐसा क्यों किया गया है कि पहले क्या होता था, पुलिस वाले धमकी देके, फैमिली की धमकी दे दिया, ये कह दिया कि हम तुझे, तूने अगर अपना गुनाह एक्सेप्ट नहीं करा तुझे मार डालेंगे, तेरी फैमिली को मार डालेंगे, तो जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाते थे, एक्सेप्ट करवाते थे। तो उस प्रैक्टिस को रोकने के लिए ये थर्ड पॉइंट दिया गया कि किसी भी इंसान को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दो। ये तीनों राइट्स क्लियर हैं आप लोगों को? सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, हमने इक्वालिटी कर लिया है, हमने फ्रीडम कर लिया है, अब हम आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहता है कि हमारे देश में बहुत से सारे लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनका फायदा अपने ही लोग, दूसरे लोग उठा रहे हैं, उस चीज को रोकने के लिए हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बनाया है। तो इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने दिया है बेगार। बेगार आर द पीपल जिनको विदाउट पेमेंट काम पे रखा जाता है, ये 1 मार्कर में आपको याद रखना है, टीचर्स फेवरेट अगेन। सो बेगार हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है, जहाँ पे लोगों को विदाउट सैलरी, विदाउट वेजेस काम पे रखा जाता है, हमने उस चीज को अबॉलिश कर दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे इंसानों को खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, फॉर स्लेवरी पर्पस, फॉर प्रोस्टिट्यूशन पर्पस, किडनैपिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस। उस चीज को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको मना कर दिया है, बिल्कुल इलीगल बोल दिया है, अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर केस होगा। तो हमने जो है एक्सप्लॉयटेशन जो बंद कर दी थी, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड यूजिंग देम एज स्लेव्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली प्रोहिबिटेड है। फोर्स लेबर जो थी वो बहुत पुराने टाइम से हमारे देश में होती जा रही है, मनी लेंडर द्वारा, जमींदार द्वारा, एंड आज भी कई जगह पे आप बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर देखते हो, जहाँ पे पूरी फैमिली जो है वो काम पे लगी हुई है, लेबर की तरह काम कर रही है और उनको उस तरह से सैलरी वेजेस कुछ नहीं मिल रहे हैं, जो कि आप ईंटों की ब्रिक किल जो है आपका ब्रिक किल्न वर्क के अंदर, ईंटों की इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए हमारे संविधान ने सबसे पहले तो ये सारी चीजें अबॉलिश कर दिया, बॉन्डेड लेबर, बेगार, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एज स्लेव्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें भी बंद कर दी है, ये चीजें टोटली प्रोहिबिट कर दी है। उसके अलावा 14 साल से छोटे बच्चे को आप कोई भी डेंजरस एक्टिविटी के अंदर नहीं डाल सकते हो, ये हमारा बहुत क्लियरली बोल दिया गया है। यू कैन नॉट एम्प्लॉय चिल्ड्रन दैट टू इन हैजार्डस वर्क हु आर अंडर द एज ऑफ 14। ये 14 एज याद रखिएगा, अलग से 1 मार्कर में टीचर पूछ सकती है कि क्या उम्र तक के बच्चों को आप ये खतरनाक कामों में, हैजार्डस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। एंड जब से हमारा राइट टू एजुकेशन आया, जिसमें 8 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, ये राइट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इज इट क्लियर?